हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। अभी इससे पहले हमने क्या कर लिया था, इससे पहले कि हमने जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिकली थ्योरी वगैरह कर ली थी, उसके बाद हमने कॉस्ट शीट के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो भी प्रैक्टिस कर लिए थे। ओके, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमारे लिए एक नया टॉपिक आ रहा है आपका, इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल। ओके, क्या ये टॉपिक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, आपका इन्वेंट्री एंड मटेरियल कंट्रोल, इसको करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल। देखिए मटेरियल कंट्रोल की हम बात करें अगर, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए मटेरियल का मतलब जो भी हम जो सामान लगा रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया था बेसिकली, तो उसका उसका मतलब क्या होता है। देखिए मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर over purchasing, storing and consumption of materials so as to maintain the regular and timely supply of material at the same time avoiding ओवर स्टॉकिंग। देखिए मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई, जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना हमको सामान चाहिए ना, उतना सामान अवेलेबल करवाना ही आपका मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, जो कि डेफिनेशन इन्होंने बोलते हैं, मटेरियल कंट्रोल रेफर्स टू द मैनेजमेंट फंक्शन। क्या होता है, मैनेजमेंट फंक्शन है कंसर्न विद द एक्विजिशन, मतलब मटेरियल को आपको परचेज करना, स्टोर करना, हैंडलिंग करना एंड यूज ऑफ मटेरियल सो एज टू मिनिमाइज द वेस्टेज। इस तरह से इसको परचेज करना या स्टोर करना, हैंडल करना, जिससे कि उसका वेस्टेज या लॉसेस कम से कम किया जा सके एंड डिराइव मैक्सिमम इकोनॉमी एंड स्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरियस ऑपरेशंस थ्रू फिजिकल चेक्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अदर डिवाइसेस। तो सिंपल कहने का मतलब क्या हो गया आपका, ये दोनों में ये सेम चीज कहता है कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि मटेरियल जो है ना वो इतना अवेलेबल हो जिससे कि वेस्टेज भी ना हो। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए अगर हम बात करेंगे, दो सिचुएशन होती है, देखिए तीन सिचुएशन कह सकते हैं हम। तीन सिचुएशन हो सकते हैं आपकी जब हम बात करते हैं मटेरियल की। ठीक है, मटेरियल में तीन सिचुएशन हो सकती है। सब पहली सिचुएशन तो आपकी क्या हो गई, नॉर्मल केस होता है जो कि हमको सबको प्रेफर चाहिए, सबको चाहिए होता है। ऊपर दूसरे वाले में ओवर हो सकता है आपका, या फिर अंडर हो सकता है। तो ये मटेरियल कंट्रोल ये बोलता है देखिए, जब आपका ओवर स्टॉकिंग होगा तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और अगर अंडर स्टॉकिंग होगा तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, वो नुकसान होता है। तो नॉर्मल सिचुएशन मतलब भाई हमेशा हमारे पास इतना मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि ना तो मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाए और ना ही मटेरियल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपके क्या होते हैं, फायदा नुकसान दोनों के ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, तो हमको कौन सी सिचुएशन हमसे बेस्ट होगी उस चीज़ को ही फाइंड करना आपका क्या कहलाता है, मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल्स कंट्रोल। बेसिकली हम क्या करते हैं, मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हम इसको करते क्यों है। देखिए सबसे पहले बोलता है कि हमको क्यों चाहिए होता है, इनेबल अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। देखिए अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर आपने प्रॉपर जो है वो अपना मटेरियल कंट्रोल, यानी कि प्रॉपर आपने इस चीज़ को डिसाइड किया हुआ है कि हमारे पास इतना जो है ना, अब ऑलवेज हमारे पास इतनी सप्लाई जो है मटेरियल की होनी चाहिए, तो इससे होगा कि आपका प्रोडक्शन जो है ना बिना रुके आपका स्मूथली चलता रहेगा। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज टू एंश्योर द स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन। ओके, जैसे लेट सपोज करो कि हम लोग 1000 शूज़ जो है वो, 1000 शूज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, शूज़ बनाते हैं हमेशा, और इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अपने पास जो है ना लगभग लगभग 1000 शूज़ का ऑलरेडी जो है ना स्टॉक्स, जो है ना स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम क्या करते हैं, हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो ये बोलता है आपका कि हमारे पास ना, अगर हम 1000 शूज़ बना रहे हैं तो हमेशा हमारे पास इतने रॉ मटेरियल होने चाहिए। मान लो इससे कम हो गया, लेट सपोज हमारे पास 800 के आसपास जो है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, अब ऐसी स्थिति में हमको अगर 1000 शूज़ प्रोड्यूस करने हैं तो हमारे पास तो मटेरियल कम हो गया ना, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन आपका अच्छा होता रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, मटेरियल कंट्रोल करते हैं। सेकंड क्या होता है, टू एंश्योर रिक्वेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट डिपेंड्स मेनली ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। ओके, ये बोलता है ना आपका कि भाई जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल होता है ना, क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो आपने किस तरह का जो है वो रॉ मटेरियल यूज किया है। इफ द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट अप टू द डिजायर्ड स्टैंडर्ड, अगर आपकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है रॉ मटेरियल की, डिजायर्ड, देन द एंड प्रोडक्ट विल नॉट बी डिजायर्ड क्वालिटी। तो जो एंड प्रोडक्ट है आपका वो भी डिजायर्ड क्वालिटी का नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सेल्स जो है ना वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ गुडविल भी क्या हो जाएगी, कंपनी की कम हो जाएगी। इट इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द परचेजेस। तो हमको क्या चाहिए सर, स्ट्रिक्ट सुपरविजन और कंट्रोल चाहिए होता है कि भाई हम जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे, इसको सुपरविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मटेरियल कंट्रोल करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि बहुत अच्छा जो क्वालिटी का मटेरियल है ना वही हम क्या करें, आपका परचेज करें, उसको प्रॉपर हैंडल करें। उसके अलावा मिनिमाइज द वेस्टेज, वेस्टेज को कम से कम करने के लिए भी हमको क्या चाहिए होता है आपका, हम क्या करते हैं, मटेरियल कंट्रोल करते हैं।
द लॉस ऑफ मटेरियल में अकर ऑन अकाउंटिंग ऑफ रस्ट, डस्ट, डर्ट, मॉइस्चर, इन सबसे आपका खराब हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपका द कॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबल सच लॉस मस्ट बी ब्रॉट टू लाइट एंड अटमोस्ट एफर्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज द वेस्टेज। अब इन सभी देखो जो ये वेस्टेज हो रहे हैं ना, इनको लाइट, इनको क्या करना पड़ेगा हमको भाई, इसको हमको लाइट में लाना पड़ेगा, यानी कि नज़र में लाना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सके, प्रॉपर व्यवस्था कर सके, जिससे कि हमारी जो वेस्टेज है वो कम से कम हो जाए। चलिए ठीक है सर। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करते हैं इसके अंदर में कि भाई किसी ना किसी व्यक्ति के हाथों में होगा ना कि ये सारा सारा काम करना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स किया जाता है इसके अंदर में। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज टू प्रोवाइड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मटेरियल कॉस्ट। देखिए मैनेजमेंट को कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी ना कि इस चीज़ की जानकारी लेने की, भाई हमारी जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, कितना हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल है, वो सारी सारी जानकारी आप टाइमली जो है अवेलेबल करवा सकते हो अगर हम प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल अगर करते हैं तब। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव मटेरियल कंट्रोल का या इन्वेंट्री कंट्रोल का। चलिए अब ये नेक्स्ट देखते हैं आपका इंपॉर्टेंस क्या होता है आपका। लगभग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एक जैसे ही मिल जाएंगे आपको। देखिए क्या कहता है आपका पहला पॉइंट, टू कीप द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विद इन द लिमिट ऑफ इन द स्टोर्स टू अवॉइड द ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना, कि भाई स्टॉक्स ना आपके बहुत ज़्यादा हो जाए ना ही आपके बहुत कम हो जाए, तो इसलिए हमको मटेरियल कंट्रोल करना होता है। ठीक है, टू एंश्योर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स for the proper preservation and safety of the materials, adequate storage facilities are to be provided with the help of the proper storing of material. Quantity of material as and when required can be issued to various jobs। क्या कह सकते हैं आपका कि भाई प्रॉपर स्टोरेज जो होता है ना आपका वो इंश्योर करना चाहिए, जिससे कि टाइमली हम क्या कर सके, जिसको रिक्वायरमेंट होगी, जिसको नीड होगी, उसको हम जो है वो क्या कर सके, इशू कर सके। नेक्स्ट क्या होता है आपका, फॉर नोइंग प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होता है आपका कि भाई हमको प्रॉपर कॉस्ट पता चल जाएगी प्रोडक्शन की कि कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, कौन कौन सा सामान हमने लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल ओवर मटेरियल इज इंडिस्पेंसिबल। क्योंकि क्या होता है आपका मटेरियल कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो हम ये भी कह सकते हैं ये भी इसलिए जरूरी होता है मटेरियल कंट्रोल। Certain techniques and methods are developed under the system of material control, thereby ensuring optimal utilization of material। Optimal utilization of material क्या हो सकता है आपका कि बेस्ट तरीके से हम क्या कर सके, मटेरियल का यूज़ कर सके बहुत ही मिनिमम वेस्टेज के साथ में, तो वो भी जो होता है इसलिए भी हमको मटेरियल कंट्रोल करना होता है। दूसरा, इन ऑर्डर टू अंडरटेक द कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ मटेरियल्स द नेसेसरी द प्रॉपर सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल कैन नॉट बी इग्नोर। अगर आपको देखो कंटिन्यूस चेकिंग करनी है ना, तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए होता है, प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, a well managed system of material control ensures the availability of different kinds of material without delay। ठीक है, अगर आप प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल करते हो तो आप बिना किसी डिले के अलग अलग सामान जो है ना वो रेडिली अवेलेबल करवा सकते हो। अगर आपके प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया हुआ है तो उस केस में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा प्रोडक्शन के अंदर में, या फिर आपको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है, या फिर ये देखेंगे यार हमको तो इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी लेकिन हमारे पास ये है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति होगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा ना। तो प्रॉपर अगर आप मटेरियल कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हो तो विदाउट डिले आपके सारे काम जो है आपके हो सकते हैं, तो ये होता है हमारा इंपॉर्टेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका एडवांटेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल ठीक है, मटेरियल कंट्रोल, जो मटेरियल कंट्रोल कर रहे हैं उसका फायदा क्या होता है। देखिए उसका फायदा क्या हो जाएगा, पहला मटेरियल कंट्रोल्स एलिमिनेट द वेस्टेज, ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपका, इससे वेस्टेज क्या हो जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम प्रॉपर चेक करते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने मटेरियल्स को। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, भाई सही क्वालिटी में सही क्वांटिटी में जो है वो प्रोडक्शन आप क्या कर सकते हो, मटेरियल अवेलेबल करवा सकते हो। उसके बाद फिर रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड थेफ्ट। अगर आप प्रॉपर मैनेज करते हो ना कि भाई आपके प्रॉपर क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड अगर मेंटेन किया हुआ है, प्रॉपर अगर रिकॉर्ड बनाते हो तो आपको पता होता है कि आपके पास कितना सामान हमेशा अवेलेबल है, तो इससे चोरी और जो फ्रॉड होता है ना उसकी भी संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद फिर मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है कि हर बार कितना सामान आ रहा है, इन और आउट कितना, इन कितना हो रहा है, उसके अलावा आउट कितना हो रहा है सामान, तो इसका प्रॉपर आपने क्या किया हुआ है, अगर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद फिर द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज वेरी इजी। क्या होता है, मटेरियल को वैल्यूएट करना बहुत आसान हो जाता है इससे। फिर टू इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बाय, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको हर बार कितना मटेरियल जो है ना वो खरीदना है, उसके लिए कितना आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, ये भी हम पता कर सकते हैं इससे। उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं ना वो भी हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टोर कीपर हो गया या फिर इन्वेंट्री मैनेजर हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं वहाँ पर अगर कुछ भी कमी ज़्यादा या होता है तो। ओके नेक्स्ट देखते हैं आपका इसेंशियल ऑफ मटेरियल
कंट्रोल, जब हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो हमको किन किन चीज़ों को की रिक्वायरमेंट होती है, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये चीज़ें होंगी तभी हम मटेरियल कंट्रोल को प्रॉपर कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो। पहला कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आपको मटेरियल कंट्रोल करना है तो। जैसे देखिए इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स, है ना। अगर आपको इफेक्टिव कंट्रोल करना है तो आपको सभी डिपार्टमेंट के बीच में, चाहे वो ठीक है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो परचेज डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे स्टोरेज है, वेयर हाउस है, कुछ भी है, उनके बीच में आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। जैसे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्स परचेजिंग, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सो दैट एडिक्वेट मटेरियल्स आर अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट सेंट्रलाइज परचेजिंग बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि भाई अगर मान लो कि अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे तो भाई मटेरियल कंट्रोल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूरी होता है सेंट्रलाइज परचेजिंग। क्या होता है, एक व्यवस्था बनी हो परचेज करने की, वहां से सारा सारा वेयर हाउस में सामान चला जाए। ओके, इन ऑर्डर टू इकोनॉमाइज द बाइंग एंड अवॉइड रेकलेस बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल द परचेज फंक्शंस टू बी सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब सारा का सारा काम एक ही साथ किया जाए, परचेज एक ही साथ किया जाए, फिर उसके साथ ही वो क्या करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो है वो सामान जो है वो अलॉट करेगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या चाहिए, प्रॉपर शेड्यूलिंग। भाई कब आपको सामान खरीदना है ना, उसकी भी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन किया आपने सामान को खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ आपको क्या करना चाहिए, मटेरियल को जो है वो परचेज करना चाहिए। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन एंड कॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल लीड्स टू इजी आइडेंटिफिकेशन। और फिर जो भी आप सामान खरीद रहे हो ना उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए एंड कोडिफिकेशन होना चाहिए, जिससे कि आप कर सकते हो उसको प्रॉपर आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रिसिप्ट्स ऑफ मटेरियल, इसका मतलब क्या हो गया, चेक इन एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट एंश्योर्स द करेक्ट क्वांटिटी। देखिए जो भी डिपार्टमेंट है ना उसको क्या करेगा, रिसिप्ट उसकी ले, जिससे कि पता चल जाएगा कि करेक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो है ना वो ऑर्डर की जा रही है। नेक्स्ट होता है यूसेज ऑफ फॉर्म्स। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर टू बी डिजाइंड एंड यूज्ड फॉर परचेज रिक्वेजिशन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें अगर किसी भी डिपार्टमेंट को सामान दे रहे हैं ना तो प्रॉपर उसका फॉर्म जो है ना फिलअप करने के बाद में जो है वो सामान अवेलेबल करवाना चाहिए। जैसे परचेज ऑर्डर हो गया, रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स रिक्वेजिशन मटेरियल्स, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम जॉब्स टू स्टोर्स, ये सारी चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा स्टोरेज ऑफ मटेरियल शुड बी इंटरेस्टेड टू क्वालिफाइड स्टोर्स कीपर टू प्लान इफेक्टिव। देखिए जो भी व्यक्ति आप वहां पर लगा रहे हो ना वो शुड बी क्वालिफाइड होना चाहिए प्रॉपर, ये भी जरूरी होता है। उसके बाद इशू ऑफ मटेरियल, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अ गुड मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल टू बी वेरियस जॉब्स प्रोसेस एंड शुड बी डिवाइस टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ राइट मटेरियल। देखो आप प्रॉपर जो है ना मटेरियल का क्या कर सकते हो, प्रॉपर मेथड जो है ना उसका इस्तेमाल करोगे। हमारे पास देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, ईओ क्यू होता है आपका, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया आपका, एबीसी एनालिसिस होता है, उसके अलावा लीफो फीफो होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास में ना। आगे इन सभी मेथड के हम न्यूमेरिकल जो है ना वो करेंगे, लीफो और फीफो, हीफो, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपके। तो क्या कहता है आपका, प्रॉपर आपको मेथड यूज करने चाहिए जिससे कि आप क्या कर सकोगे, राइट टाइम पे राइट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या कर सको, अवेलेबल करवा पाओ। उसके बाद स्टॉक टेकिंग, इसमें क्या होता है आपका, अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम शुड बी फॉलोड। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, देखिए इसको अभी तो बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पे, उसको आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। बट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब होता है रियल टाइम बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करना। रियल टाइम बेसिस पे जब आप इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं। इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, शुड बी फॉलोड फॉर द स्टॉक वेरिफिकेशन टू रिवील द डिफरेंसेज द स्टॉक ड्यू टू प्रिविलेज और थेफ्ट एंड वेस्टेज। क्या कहते हैं, समझ आ रहा है पॉइंट ना, यानी कि हमको प्रॉपर क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पर चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके अलावा लेवल ऑफ स्टॉक्स आर टू बी मेंटेन इन अ फॉर्म ऑफ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल टू अवॉइड द शॉर्टेज। इन सब बेसिस पे हमको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर हमको क्या करना चाहिए, चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए। 11th पे बोलता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी ऑपरेटेड फॉर ईच टाइप ऑफ मटेरियल टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। देखिए ईओक्यू ना हर किसी टाइप के जो मटेरियल्स है ना उनके लिए आपको इसको क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। ओके, ये देखो ईओक्यू का जो इसका बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, इसको हम आगे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्या बोलता है लास्ट में, क्या बोलता है ये, प्राइस ऑफ इशू। देखो अ सुटेबल मेथड ऑफ प्राइसिंग जो है ना शुड बी फॉलोड। हमको करना चाहिए जो भी हम चीज़ें इशू कर रहे हैं ना उसका प्रॉपर मेथड जो है ना वो हम यूज़ करें। जैसे कि वैल्यूएशन मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर्स, प्रोसेस, इन सब की जानकारी हमको प्रॉपर मिल जाएगी। उसका क्या बोलता है आपका, कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रॉपर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग कंजम्पशन। क्या करना चाहिए सर, प्रॉपर अकाउंटिंग भी मैनेज करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो वेस्टेज है ना उसको कम से कम किया जा सके। एंड सुटेबल रिपोर्टिंग सिस्टम्स हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। रिपोर्टिंग सिस्टम भी आपको प्रॉपर होना चाहिए कि आप भाई समय पे चीज़ों को रिपोर्ट कर पाओ, है ना।
तो जिससे क्या होगा आपका कि भाई ना डिले होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, बहुत कम भी नहीं हो पाएगी अगर आप प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम को यूज़ करते हो तब। सुटेबल रिपोर्टिंग सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम लगाते हो तो आप इजीली जो है बहुत तेज़ी से अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर पाओगे, जिससे कि जो मैनेजमेंट होता है वो भी जो है वो निर्णय जो है वो ले पाएगा, ठीक है, जिससे कि आपका अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोलेंट डोरमेंट एंड स्लो मूविंग मटेरियल जो है ना इन सबको अवॉइड किया जा सकता है या फिर इनको रिड्यूस किया जा सकता है। चलिए, तो ये हो गया, हमारे सारे इसेंशियल्स हो गए आपके, ठीक है। तो हमने ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो कर लिए हैं। अभी चलो, ये हमारे मटेरियल कंट्रोल हो गया। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो अभी देखो हमारी ना 5 स्लाइड में से वीडियो आ रही है, तो लगभग अभी 7-8 वीडियो आएगी जिसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक जो है ना वो अभी ये तो न्यूमेरिकल थ्योरी था, आगे चल के न्यूमेरिकल टॉपिक आएंगे तो वो सारे के सारे हम क्या कर लेंगे, इसमें कवर कर लेंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि अभी किसी भी तरीके से 20 से 25 दिन के अंदर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे अपने जून में एग्जाम देने के लिए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।